और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जमहूरी दौर है, जमहूरियत, पार्लियामेंट, आइन और कानून इजाजत देता है कि आप एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें। शंघाई तंजीम ताउन तंजीम यानी कि SCO की जो समिट होने जा रही है बड़ी अहम है और मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म आए हुए हैं अनवर इब्राहिम साहब, और इसी टाइम एहतजाज करना PTI का काफी सियासी जमातें, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए, सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम और अमन। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अमन के लिए 70,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क ने, दुनिया के अंदर बहुत से मसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मईशत बेहतर नहीं, एक डायरेक्शन तय हुई है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आइन का आर्टिकल 63A के ऊपर जो फैसला आया हुआ था उसको खत्म किया गया है और लीगल माइंड्स, लीगल कम्युनिटी जो है वो इसको बेहतर फैसला करार दे रहे हैं कि एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्या अब 26वीं तरमीम पास हो जाएगी और हुकूमत फिर एक दफा मजबूत बनेगी? जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जल्दी की हुकूमत ने, आईनी तरामीम कराना इतना आसान काम नहीं होता। 1973 का आइन आपके सामने, भुट्टो साहब ने कंसेंसस के साथ 18th अमेंडमेंट आपके सामने है। इससे पहले 2006 में COD हुआ था कि एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे, मियां साहब, मोहतरमा शहीद रानी बेनजीर भुट्टो साहिबा के बीच में। मुल्क के अंदर इस्तेहकाम चाहिए, सियासी फैसला सियासी मैदान पे होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, अदालती मैदानों पे नहीं होना चाहिए। मुझे ज्वाइन किया स्टूडियो में, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नजरियाती ताल्लुक है, उजाला अबरार साहबा मेरे साथ हैं। उजाला, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू सो मच। और मुझे टेलीफोन पे आज ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी हैं और वुमेन विंग करा सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, अभी भी मरकजी क़यादत है तहरीक इंसाफ की, नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। आपको उजाला अबरार भी जो है ना आपको सलाम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तरफ आऊंगा नुसरत साहिबा। आज का एहतजाज जिस तरह शुरू किया गया है, आपको पता है कि एक तनकीद की जा रही है कि आप जो है एक मुल्क को कमजोर कर रहे हैं, रियासत को कमजोर कर रहे हैं, इदारों से टकराव कर रहे हैं, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। देखें, जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो एक बेगुनाह शख्स पिछले ऑलमोस्ट 14 महीने से जेल के अंदर है और जितने मुकदमे उसके ऊपर किए जाहिर है सारे के सारे फॉल्स थे, सबके सब अपनी मौत आप मर गए। अभी भी जिस मुकदमे वो अंदर है वो आपको पता है कि उससे बहुत बड़ी बड़ी और बहुत कीमती चीजें ली गई हैं उससे पहले और किसी ने उनके बारे में सांस रख ली। लेकिन अभी एक उससे निकलते हैं तो दूसरा, दूसरे से निकलते हैं तो तीसरा, वही चीज, मैंने तो शखानी की बात कर रही हूँ मैं, कि वही चीज बार बार मुकदमे की सूरत में सामने आती है, जबकि एक चीज के ऊपर आप एक से ज्यादा मुकदमा नहीं कर सकते। एट अ टाइम वो बताएं कि भाई तुमने क्या क्या चीजें ली है वहां से, उसके ऊपर ये मुकदमा है तुम्हारा और बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर बकौल राना सनाउल्लाह के हमने उसे जेल में रखना है, अगर वो तमाम चीजों से निकल जाता है तो हम कोई और मुकदमा कर देंगे, फिर हम कोई और मुकदमा कर देंगे, यानी वो उनको रिलीज करना ही नहीं चाहते। तो उस सूरत में मुझे बताएं कि अवाम क्या करे। उनका लीडर बंद है और कल उसकी वजह सालगिरह भी है, तो वो कब तक ये बर्दाश्त करें कि वो लीडर बंद है, बाहर गिरफ्तारियां हो रही हैं, जेलों में भेजा जा रहा है, इतना तशद्दुद हो रहा है कि लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस किस्म की सिर्फ इसलिए कि आप PTI में हैं इसलिए आपको पकड़ा जाएगा, आपको कैद किया जाएगा, आपको मारा जाएगा। कई लोग तो ऐसे हैं जिस तरह आपने लाहौर में देखा अभी तक, डॉक्टर यासीन, उमर चीमा, उसके अलावा और सारे वो लोग, जो उमर चीमा तो फिर भी इतना बुजुर्ग नहीं था जितना कि वो हो गया है इतने सालों में जेल के अंदर रह के। लेकिन आप ये देखिए इतने बुजुर्ग लोगों के ऊपर किस चीज का मुकदमा है भाई? वो सेनेटर हैं, उनको वहाँ पे सेनेट में आने नहीं दिया जाता। इस तरह तो कभी नहीं होता। हम लोग तो बेइज्जती से उनको इतनी बेल के वो आके अटेंड कर लें।
लेकिन अब समझ नहीं आती कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आपने मुल्क में बुला ली है जी, कॉन्फ्रेंस बुला ली है, लोग आ रहे हैं जी, शंघाई क्या कॉन्फ्रेंस है क्या है, तो आपको खुद ख्याल होना चाहिए कि आप इस किस्म के हालात ना करें जिसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। आज आप देखें खंदकें खोद खोद के लोगों के रास्ते में उन्होंने हर्डल बनाए और लोगों ने आधे आधे घंटे में वो खंदकें दोबारा फिल कर दी। और अली में नंडापुर जो केपी से आ रहे थे उनके रास्ते के कंटेनर, उनकी चीजें लोगों ने हाथों से हटाई हैं। भाई इस तरह बह गए हैं वो, जिस तरह लगता था हुई की गाली। तो आप ना जो करें ये सब कुछ, उनको आके करने दें मुजाहरा, जो वो चाहते हैं उन्हें कर लेने दें और उसके बाद आप जो करना है वो नुसरत साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा उसकी रेस्पेक्ट। आपको पता है कि जेल के अंदर है, आसिफ अली जरदारी साहब भी जेल के अंदर थे, फरियाल टालपुर साहिबा भी जेल के अंदर थी, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, वो भी कोर्टों से उन्होंने अपने केस लड़े हैं, पेशियां भुगती हैं, वहां गए हैं। उस तरफ जाया जाए, आप कानूनी जंग लड़े, आपको पता है। और इस तरह जिस तरह अली अमीन गंदापुर धमकियां रियासत को देते हैं, एक गोली मारेंगे तो मैं 10 मारूंगा, और गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं कलाशनकोव लेकर अपने हाथ से, और जिस तरह एक सीएम है, एग्जेक्टिव है, और वफा के ऊपर चढ़ाई करना, क्या ये सही है मुल्क के अंदर? तोड़ते नहीं है, एक उन्होंने तोड़ा है शीशा किसी गाड़ी का, दैट्स ऑल, वो भी कंटेनर था मेरे ख्याल में, तो खड़े हुए थे वहां पे। और दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने अदालतों के थ्रू किया, उन्होंने अदालतों के थ्रू नहीं किया, उन्होंने एनआरओ लिया। वो एनआरओ लेके भाग गए, वो जेल में रह नहीं सकते, 2 दिन नहीं रह सकते, वो बीमार हो जाते हैं या हॉस्पिटल जाके लेट जाते हैं, या अगर जेल में भी रहते हो तो सामने वाला घर किराए पे ले लेते हैं। वहां पे टोटल उनकी ऐशें चल रही होती हैं, लोगों से मुलाकातें हो रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है। और अगर नवाज शरीफ ने कोई घर नहीं लिया तो उसी को स्वीट बना के डबल बेड रखा हुआ, 2-2 AC रखे हुए, टीवी, फ्रिज, सब कुछ रखा हुआ, 8/10 में साबिक वज़ीर आज़म है वो। और एक्चुअली वो शहजादा है जिसे कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में उसने अपने आप को मनवाया हुआ है। तो आप सलूक कर रहे हैं, आप लोग क्या समझ रहे हैं? वो जानवर है, बिल्ली उससे वो होती है मानूस, तो बिल्ली को उठा के पता नहीं कितने 1000 मील दूर से क्या जाते हैं। किस किस्म के लोग हैं? क्या इनकी इनसिक्योरिटीज है जो खत्म ही नहीं होती? भाई वो आदमी अगर आपको बीट कर रहा है तो आपको बीट कर रहा है। जो मौजा 8 फरवरी को हुआ है वो किसी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, इस तरह का रिजल्ट आएगा। लोगों की समझ में नहीं आ रही बात। मुझे टेलीफोन लाइन पर है नुसरत भाई साहब, मैं उजाला जिस तरह करेंगे, हम अपने लीडर को आजाद करवाना चाहते हैं। मुल्क की जो सूरत हाल है, बाहर के वजीर आजम आए हुए हैं, आपको पता है। अब 15-16 तारीख को शंघाई तामुन तंजीम का एक बड़ी समिट होने जा रही है। टकराव की सियासत, कन्फ्रंटेशन, क्या कहेंगे उजाला साहब? देखिए मीर साहब, सबसे पहली बात तो ये है, जो बिल्कुल दुरुस्त बात भी है, कि हमारा जो चेयरमैन है ना, या हमारे सदर पाकिस्तान है, हमारे जितने भी लीडरान हैं, वो कोई प्रिंस चार्म या शहजादे नहीं है। ये एक हकीकत बात है, वो शहजादे नहीं है भाई, वो एक अवामी लीडर, एक अवामी जमात के लीडर हैं। वो लोग अवामी लोग हैं। हमारे यहाँ मौजूदा जितने MPs MNAs हैं और जो माजी में भी रहे हैं, वो सब अपने आप को अवामी समझते आ रहे हैं। वो अपने आप को इस तरह से समझते हैं जैसे एक अदना सा कारकुन होता है। तो हमारे लीडर्स तो नहीं हैं, कोई भी प्रिंस चार्म नहीं है, ना थे। और जेलें जितनी शायद हमारे लीडरान ने देखी हैं, तो ये बात एक अजीब सी बात है कि हम जेलों में नहीं रहे, या इस तरह की 11 साल की जेलें काटना, क्या वो आसिफ अली जरदारी साहब पे जो तशद्दुद हुआ, क्या वो कोई भूल सकता है? क्या वो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें नहीं है? तो ये तो एक बेवकूफ़ाना सी बात है। दूसरी बात ये, जहाँ तक रही अदालत के और प्रोटेस्ट की, तो वो ये बात है कि वो एक मिसाल है ना कि जो चीज़ हमारे हक में वो हमेशा अच्छी लगती है। तो अगर अदलिया हक में फ़ैसला देती है तो अदलिया ठीक है, और अगर अदलिया हक में फ़ैसला नहीं देती तो फिर हम गैर जमहूरी भी हो जाएंगे, फिर हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, फिर हम हर चीज़ करेंगे। इसी तरह से सहाफ़त पे भी अगर बात आती है, तो अगर आज़ादाना सहाफ़त को आपके सामने जब सदारत के दौर में 2008 से 2013 के दौर में सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ादाना सहाफ़त को अदलिया को खुद मुख्तार करने के लिए 18th अमेंडमेंट के थ्रू बड़ा कुछ किया ताकि जमहूरियत को फ़रोग मिले। लेकिन अगर सहाफ़त पे भी बात आती है
तो आपके हक में है, अगर पीटीआई के हक में है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हक में नहीं है तो फिर वो सहाफ़त भी ठीक नहीं है, फिर अदलिया भी ठीक नहीं है, फिर आर्म्ड फोर्सेस भी ठीक नहीं है। बस हर चीज़ जो हक में है वो ठीक है और जो हक में नहीं है वो ठीक नहीं है। उजाला साहब, मुल्क के अंदर आपको पता है कि किससे काम आना चाहिए, आपको पता है, और सियासी लीडरशिप को तो कुर्बानी देनी चाहिए अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए, अवाम के लिए। सियासत जरूर करनी चाहिए। सियासी जमातें एक दूसरे के सामने एहतजाज, असेंबली का बड़ा फोरम है, आपको पता है, क्या कहें? देखिए 18th अमेंडमेंट के थ्रू फिर से जिक्र करूंगी, आसिफ अली साहब की सदारत में 2008 से 2013 में जमहूरियत के लिए 18th अमेंडमेंट के थ्रू पार्लिमानी जमहूरियत को फ़रोग़ दिया गया था, पार्लिमानी जमहूरियत को खुद मुख्तार किया गया था। उस दौर में आसिफ अली सरदारी साहब ने इस बात पे भी जोर दिया था कि अपोजिशन से डायलॉग किया जाए, ठीक है, अपोजिशन से डायलॉग किया जाए, सियासी इस्तेहकाम बने, आपस में सियासी मुज़ाकरात को फ़रोग़ दिया गया था। तो हमारी तो हमेशा से यही पॉलिसी रही है। सही। नुसरत भाई साहब, आपको पता है कि सियासी जमातें, मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप भी मेरे शो में आती थी और ये बात कहती थी, मौलाना फजल रहमान के हवाले से आपकी क़यादत क्या कहती थी अचकज़ई साहब के लिए, उनके साथ भी आपको बैठना पड़ा, आपको पता है, और उनके साथ भी आपके लीडर्स जो हैं वो जाके बैठते हैं, बात करते हैं, एक ज्वाइंट कहते हैं कि हम एक अपोजिशन करें, हुकूमत को टफ टाइम दें। तो दूसरी सियासी जमातों के साथ, हुकूमत के साथ क्यों नहीं बात हो सकती? आपको पता है जिस तरह नवाज शरीफ ने हालिया कहा कि माफी मांगनी चाहिए, आपको पता है आपने जो किया मुल्क के साथ, क्या कहेंगी? किसने क्या किया मुल्क के साथ? सॉरी, किसने क्या किया मुल्क के साथ? मैंने कहा मुल्क के लिए करना चाहिए, आपको कुर्बानी देनी चाहिए, आपको इस्तेकाम के लिए, सियासत के लिए, सब सियासी फैसले पार्लियामेंट के मैदान में होने चाहिए। पार्लियामेंट के मैदान में होने चाहिए। पार्लियामेंट आपको पता है कौन सी पार्लियामेंट है? 147 वाली पार्लियामेंट। 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिए पीटीआई को, और इन लोगों ने जो फरमा रही हैं कि हमारे शहजादे नहीं है, हमारे आम लोग हैं, इसीलिए उन लोगों ने आम लोगों से रोटी कपड़ा मकान हर चीज छीन के पैसे का वो हशर किया कि उन लोगों के पास आप जाके विजिट करते हैं स्कूल में, खुद 4 लाख का जूता पहन के बैठे होते हैं, और बाकी लोग जो है वो जितने बच्चे हैं वो सारे नंगे पांव खड़े होते हैं। ये आम लोग, इनको आम लोग कहा जाता है। जो जायदादें इनके पास हैं, जो इनके पैसे इनके बैंकों में हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में, पूरी दुनिया के मुल्कों में जो महल इन्होंने खरीदे हुए हैं, वो आम लोग हैं। मैं शहजादा इसलिए कह रही हूँ कि वो शहजादा है, उसने वो जिंदगी गुजारी है। वो उस जमाने में जाके क्वीन के सामने खड़ा होता था, वो झुकता नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा होकर हाथ मिला रहा होता था। इनकी तरह ये जो क्वीन की बर्थडे हो रही है जी, उस पर जाके वो ऐसे मुंह में चमचा डाल के उनको केक खिला रहे हैं जैसे पता नहीं इनकी अम्मा की बर्थडे हो रही है। मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कोई तो सीरियस बंदा हो जो हुकूमत में हो, जो सोच रहा हो कि इस मुल्क के लिए कुछ करना है। कब तक पॉलिश और मक्खन लगाते रहेंगे हम? कब तक हम ये सिर्फ ये इस चक्कर में रहेंगे कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मुझे वज़ीर आज़म बना दो? कभी जाके अमेरिका में खुशामदें हो रही है, कभी जाके कहीं और खुशामदें हो रही है, कहीं कभी दिल्ली में बैठ के जाके पॉलिश हो रही है। तो ये चीजें क्या ये मुल्क को इस्तेहकाम देंगी? जो आते साथ ही मुल्क को कर्जे को जिस नतीजे पे पहुंचा दिया उन्होंने, कहाँ से कहाँ कर दिया। वो इकलौता हुक्मरान है जो ना सिर्फ कर्जा ले रहा था बल्कि साथ साथ कर्जा उतार रहा था, साथ साथ गरीबों का ख्याल रख रहा था। कोरोना में 12,000 रुपए उनके घरों में पहुंचा रहे थे, या किसी स्कूल में बिठा के वहां उनको दिया जा रहा था। 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दिया जा रहा था पूरे मुल्क में। वहाँ ये नहीं किया था कि हम ये नहीं करेंगे, हम उस सूबे में नहीं करेंगे, हम उस सूबे में नहीं करेंगे। हर एक शहरी को, और मुझे पता है कितने गरीब लोग ऐसे हैं जिनको मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि उनकी कितनी उनके लिए आसानियां हो गई थी। उसके बाद 2 लाख 2.5 लाख का भी अब कोई केस आ जाए तो वो मर जाते हैं, अपने घर भेज देते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें कर देते हैं कि पैसा नहीं है किसी के पास। इसीलिए किया था ना ये सब, फिर शेल्टर होम्स बनाए, क्या नहीं किया। शहजादा कहने का मतलब ये नहीं कि ही वाज बोर्न शहजादा, बट ही लिव्ड अ लाइफ लाइक अ शहजादा। आपके लोग तो उनके आगे तो खड़े होकर हाथ बांध के लोग खड़े होते हैं। एक लफ्ज किसी को कोई कुछ नहीं कह सकता, चाहे वो भुट्टो था, चाहे बेनजीर साहबा थी, चाहे ये जरदारी साहब है, आई डोंट नो बिलावल का क्या हशर है। तो लेकिन ये सब लोग इंतहाई बड़े, जैसे कहना चाहिए ना, मुनाफिक हैं, जो ऊपर से कुछ है, बातें कुछ और करते हैं, अंदर से कुछ और है। ये जो IMF से पैसा लिया जाता है, मुझे बताइए जाता कहाँ है? वो ब्यूरोक्रेट को 1-1 करोड़ की गाड़ियां दिलाने में
जितने सीएसपी ऑफिसर हैं सबको सही, आप गाड़ियां सही, दिला टेलीफोन लाइन पर दें। हैं। अपने, स्टाफ को आप गाड़ियां दिला दें करोड़ों रुपए की। क्या हो रहा है ये? कहाँ से आए हैं इतने पैसे? IMF से मिलते हैं, वो उठा के उनके गोद में डाल दो। उजला साहब वो कह रही कि आप सिर्फ बातें करते हैं, आपके कौल और फेल में तजाद है सियासी तौर, आपने किया कुछ भी नहीं है, लोगों से छीना है रोटी कपड़ा और मकान, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगी कि जो शहजादे पे अगर बहस छिड़ी है तो मोहतरमा से ये मेरी रिक्वेस्ट है। एक तो पहली रिक्वेस्ट ये है कि वो सिंध आए, अगर वो कराची में नहीं है या अगर वो कराची में है तो फिर उनकी आंखें बंद हैं, वो पूरे सिंध को विजिट करें। मेरा सिंध क्या से क्या हो चुका है। आपके KPK के लोग हमारे यहाँ आ रहे गंबट में लिवर ट्रांसप्लांट कराने, आपने क्या दिया? आपको 4 दिन हुए एहसास कार्ड के पैसे देते हुए। हम लोग किस दौर से दे रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे? ये कैसी बचकाना बात है, ये कैसी बचकाना बात है। आप लोगों ने तो 4 दिन का खेल खेला था, हम तो नस्लों से करते आ रहे हैं। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट आज की तो नहीं है। क्या हमने नहीं लोगों को पैसे पहुंचाए? और आज तक वो लोग दुआएं भी देते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं, और इसी यही वजह है कि वो हमें सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक बात रही शहजादे की और हम प्रॉपर्टीज कहाँ से आई और ये सब, तो तारीख को उठाएं, पकड़े, हिस्ट्री को देखें, खोलें कि सदर आसिफ अली जरदारी किस किस्म की फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने बहुत सारी, वो इनके पास है ना सोशल मीडिया, एक है हथियार है इनके पास, जिसमें वो गलीज सोच के साथ यूथ के अंदर वो गलीज सोच भर दी है कि बस आपने लोगों को डिफेम करना है, आपने लोगों की इज्जतें उछालनी है और आप माशाल्लाह से अच्छे PTI सपोर्टर्स हैं। तो आप उठा के देखें कि सदर आसिफ अली जरदारी किस रईस खानदान से बिलोंग करते थे। क्या वो सियासत में आने के बाद ये हुए हैं? नहीं जनाब, वो पहले से थे। तो ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आता हूं फिर आपकी तरफ। नाज़रीन ब्रेक का टाइम हुआ, नुसबा ऐसा टेलीफोन लाइन पे रहें, अब ब्रेक के बाद आते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत ही जरूरी है। वेलकम उजाला साहब, आप अपनी बात को खत्म करें कि हमने बहुत काम किया है, NICVD का जिक्र, गंबट इंस्टीट्यूट का, साइबर नाइफ, NICVD सब चीजें हैं, लेकिन एक तनकीद तो होती है कि ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं है कराची का, रोड्स की आपको सूरत हाल पता है। चलो ठीक है, गवर्नमेंट है, एक प्राइवेट इदारा है, कई बिजली के बिल आपके सामने, रेंट से ज़्यादा बिजली का बिल होता है, और ये सूरत हाल जो शहर की देखकर लोग तनकीद तो करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, के इलेक्ट्रिक तो पहली बात ये कि इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है। दूसरी बात अगर हम करें ना अपनी, तो हम सोलर सिस्टम्स प्रोवाइड करें। आप अछड़ो थर में देखें जो शाजिया अतमरी का एरिया है, आप वहाँ जाकर देखें तो सही, आप एक दफ़ा विजिट करें कि वो क्या से क्या बन चुका है। वहाँ पे पानी की जो सप्लाई है उसका एक प्रॉपर निज़ाम बन चुका है। आप सिंध आए, मैं तमाम मुखालफिन को दावत देती हूँ, वो आए सिंध, मैं उनको दिखाऊँ कि हमारा सिंध है क्या। तो हमने काम, और जहाँ तक कराची की अगर आप बात कर रहे हैं, तो कराची में मेयर, अब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब है, ठीक है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, KMC, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। इन बारिशों में आपको कराची की क्या बुरी सूरत हाल कहीं नजर आई? नहीं नजर आई सर। वो कुछ इलाके ऐसे थे, जरूर थे, जिनमें बर वक्त काम हुआ, उसी वक्त काम हुआ। हमारे मेयर 24 घंटे रोड पे थे, सर्व कर रहे थे। वो बारिश में एक दिन भी ऐसा नहीं थे कि वो अपने ऑफिस में, अपने घर में रेस्ट कर रहे हो, नहीं, वो 24/7 बाहर थे, वो आवाम की खिदमत कर रहे थे। रोड्स क्लियर थे, इतनी हैवी बारिश हुई कराची में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अगर आप कह रहे हैं ना कि थे, तो आप वही कह रहे हैं कि 4-4, 8-8 साल पुरानी वीडियोस लोगों ने निकाल, वही सोशल मीडिया की सियासत और कुछ नहीं। सही। नुसरत भाई साहब कह रहे हैं कि हमने काम किया है, डिलीवर किया है, परफॉर्मेंस हमारी आपके सामने, इसी वजह से हमें बार बार इक्तदार मिलता है। किसी दूसरी सियासी जमात को यहां वोट नहीं पड़ता इतना, जिस तरह वो हुक्मरानी करें। पीपल्स पार्टी हमेशा जो है ना 2008 से लेकर अभी तक बार बार उनको ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी के साथ आए। क्या कहेंगे नुसरत भाई साहब? आपको पता है ना किस तरह वोट पड़ता है इनको, किस तरह यहाँ NA-241 में जो बैठे हैं साहब, वो किस तरह आए हैं, या सिंध में किस तरह होता है, किस तरह आसफा भट्टो को असेंबली पहुंचाया गया, या जिस तरह उनकी बहन फरियाल तालपुर क्या कहती हैं कि बात का क्या मकसद है, वोट दो नहीं तो फिर हम बताएंगे तुम्हें। अच्छा, 65,000 वोट ये इन्होंने जरूर फेस किया है पर्सनली। खुर्रम शेर जमान 65,000 से जीता हुआ था। उसके बाद लाके उनके सर के ऊपर नाज़िर हसन को जेट को बिठा दिया जाता है। फिर उसके बाद पूरा का पूरा कराची जो है वो MKF के हवाले कर दिया जाता है, जो 6 वोट और 8 वोट और 10 वोट उन्होंने गेन किए थे। तो ये अब फिर उधर सिंध में आपको पता ही है किस तरह होता है।
क्या क्या कुछ नहीं होता। मैं खुद वहाँ, आप जानते हैं इस बात को, कि हजारों दफा गई हुई हूँ, कोई एक दफा की बात नहीं है, एक एक शहर में 7-7 दफा गई हुई हूँ। कोई आए तो आपके खिलाफ खड़ा तो हो, आप देखिए उसके कैसे जमीनों का पानी बंद होता है, उसकी बहनों को डिवोर्स दिलाई जाती है, आपको जेल में डाल के कितना मारा जाता है, क्या क्या कुछ किया जाता है। किसी के बाप की हिम्मत है कि वहां पे खड़ा हो जाए? ये क्या बातें हो रही हैं जी। हम पता नहीं कौन से जमहूरी, उसके कौन से क्या, सब असलियत इनको भी पता है खूब अच्छी तरह। देखिए, जमहूरियत की आप बात नहीं करें। जमहूरियत की खातिर, जमहूरियत की फरोग की खातिर मेरे लीडरान ने अपनी जिंदगियों की कुर्बानी दी। आप लोगों से 4 दिन की जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। हमारे लीडर्स ने अपनी जिंदगी कुर्बान की जमहूरियत के लिए। जी जी बिल्कुल, जमहूरियत के लिए। वो जो भुट्टो साहब थे, वो किसकी गोद में परवरिश पाए? जी 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 जी, आप बताएं। याहिया खान से मिलके आपके लीडर के बयान मौजूद हैं, भुट्टो साहब और मोहतरमा के लिए भी, कि वो पीपीपी सुप्रीमेसी को मानते हैं, भुट्टो खानदान को मानते हैं वो। ओ भाई, उसको तो कौन नहीं मानेगा? पाकिस्तान को उन्होंने तोड़ा, नंबर 1। तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तोड़ा, पाकिस्तान को आइन तो इन्होंने दिया, पाकिस्तान को कौमी शनाख्ती कार्ड इन्होंने दिया। जब ये लोग उस वक्त बच्चे थे, क्रिकेट खेला करते थे, हम तो उस टाइम से जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं। आप ये किस तरह की बात करिए कि पाकिस्तान को हमने तोड़ा? तो फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के फरोग की खातिर जान क्यों दी? पाकिस्तान को तोड़ा? क्या उनके पास शॉर्टकट्स नहीं थे? उनके पास क्या शॉर्टकट्स नहीं थे? नुसरत साहब, एक सवाल करूं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कोई जो बांग्लादेश जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। पूरे उसमें जलसे में खड़े होकर उन्होंने बहन की गाली दी और कहा जाके दिखाओ तुम। एक सवाल करूं। खत्म नबूवत भी उन्होंने किया था, और ये पता नहीं बहन की गाली किसको दी थी हुकूमत में, तो उसके बाद उन्होंने काम किए। नो डाउट ये फर्जी चीजें, फर्जी ख्याल, सोशल मीडिया की वही गलीज सियासत, पीटीआई का मंशूर शुरू से यही है, आज तक यही है और हमेशा यही रहेगा। नेशनलाइज की सारी कंपनीज को, कारखानों को, जिससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ। नुसरत भाई साहब आज तक नहीं खत्म हुआ। नुसरत भाई साहब काम किया, बेनजीर काम करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ जो साहब थे वो उसको काम करने देते। वो तो हर चीज में उनको 10% चाहिए था, उनको 10% मिल रहा था बस। नुसरत भाई साहब खुश थे। नुसरत भाई साहब मैंने आपसे कहा मुझे इस तरह नहीं बिठाया करें, मुझे बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ। सियासत में बर्दाश्त करना पड़ता है नुसरत साहिबा, बर्दाश्त करना पड़ता है। तनकीद जब तनकीद की जाती है तो रिटर्न में भी तनकीद मिलती है। पीटीआई का यही मंशूर है। आप लोगों की सियासी तरबियत में ये चीज शामिल नहीं है कि आप तनकीद बराए तनकीद को बर्दाश्त कर पाए। ये चीज आपकी सियासी नशोनुमा में नहीं है। मैं सवाल करता हूँ, मैं आपसे नुसरत भाई साहब मैं सवाल करता हूँ। आपने जिस तरह कहा कि इनको वोट किस तरह पड़ता है, 2018 में आपकी हुकूमत थी, एमक्यूएम आपके साथ इत्तेहादी थी। एमक्यूएम कहती थी कि हमारा वोट चोरी इन्होंने किया है, आपके साथ इक्तिदार में भी थी, यही कहते थे। और कराची में जिस तरह 2018 के इलेक्शन में आरटीएस सिस्टम बैठा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कैसे कैसे लोग जीत के आए, आपको पता है। उनको खुद पता नहीं था, उनको सुबह को उठा के कहा गया कि आप जीत गए। एक चीज। दूसरी बात, जहांगीर तरीन जिस तरह जहाज भर भर के आते थे, वो भी आपके सामने। जिस तरह बानी पीटीआई ने, आपको पता है, जिस तरह इदारों के ऊपर तनकीद की, साइबर से लेकर जनरल बाजवा का नाम लेकर, और जितनी आपको सपोर्ट रही इदारों के ऊपर, 9th में आपको पता है पीटीवी पे हमला, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सारी चीजें मैडम आपके तो। जवाब दूं आपको? हाँ जवाब दें जी मैडम, जवाब दें जी। एमक्यूएम सिर्फ झूठ बोलती है, क्योंकि वोट उस वक्त भी इमरान खान का था, 13 में भी इवन इमरान खान का था। 13 में मेरा बेटा और बेटी चीफ पोलिंग एजेंट थे, यहाँ पे NA 250 था उस वक्त, और उनके वहां से बॉक्सेस उठा के ले गए, अगवा कर दिया उन लोगों को जो पोलिंग एजेंट थे, और वोट उसके 10 दिन के बाद हुआ। ये उस वक्त से इस किस्म के काम कर रहे हैं। हम 13 में भी जीते हुए थे, हम 18 में भी जीते हुए हैं, और उसके बाद 8 फरवरी में तो डेफिनेटली जीते हुए हैं। वो जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। अभी आप देख लें, 8 वोट, 10 वोट, 12 वोट, खालिद मकबूल के 6 वोट हैं। वो सबने बैठे हुए UN के उसमें भी जाके बैठे हुए हैं वो। तो ये लोग झूठे हैं। आरटीएस की आप बात कर रहे हैं, आरटीएस जहाँ पे बंद हुआ वहां पे उस लोकल पार्टी को जिताया गया। लाहौर में बंद हुआ तो वो नवाज शरीफ की पार्टी नून लीग को जिताया गया। अगर यहाँ पे बंद हुआ था तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी को जिताया गया होगा, या इनको जिताया गया होगा, एमके वाले। तो ये बातें सिर्फ कहने की हैं कि जी हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, और अगर वो उनका नाम ले रहे हैं बाजवा साहब का, तो उसमें क्या गलत है? उन्होंने ही सारी तकलीफकारी की है। उन्होंने 19, अभी हम 18 में आए हैं और 19 से खुरपी लेके लगे हुए हैं। आपको पता है ख्वाजा आसिफ ने और
सनाउल्लाह दोनों ने कहा है कि उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि हम आपको लेके आना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि वो बात नहीं मानता था किसी की, वो अपनी उससे काम कर रहा था सिंसेरिटी के साथ। वो नहीं चाहता था कि जी लोगों को बुला के और उनको एनआरओ दिया जाए, उनसे कहा जाए चलो जाओ तुम मुल्क से बाहर भाग जाओ और वो इतने पैसे नुसरत साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, आप पार्टी को जाहिर बात है डिफेंड करेंगी। नहीं, जाहिर बात डिफेंड नहीं करूंगी, मैं ठीक बात कर रही हूँ, मुझे बताइए। एक सवाल और आप जो बात करें, आपकी जवाब की इज्जत है, आप जो भी करें। आपको पता है आपके लीडर, आपके रहनुमा कहते हैं कि हम बात करेंगे तो फौज के साथ करेंगे, किसी और के साथ नहीं करेंगे। क्या जमहूरी पार्टी, जमहूरी लीडर्स इस तरह कहते हैं कि हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, फौज से बात करेंगे? एक दूसरी चीज, आपने जिनको डाकू, चोर, बदमाश, लुटेरा, उन्होंने दीन बेचा, वो डीजल, मौलाना डीजल, वो फलां, ये आप उन सब के साथ बैठे, 2-3 सियासी जमातों के साथ नहीं बैठे। आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ नहीं है, बाकी सबके साथ, इक्तदार में भी बैठे, अपोजिशन में भी उनके साथ ही हैं। क्या कहेंगे? देखिए, नंबर एक तो डीजल हमने नाम नहीं दिया था, वो भी नून लीग ने ही दिया था। और उसके बाद लोग शोर मचाते थे जब खान साहब स्पीच कर रहे होते थे कि डीजल डीजल डीजल, तो कहते थे मैं बात करूंगा, लेकिन नॉर्मली वो बात नहीं करते थे। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जब के हालात इस किस्म के हैं, जो कि अमेंडमेंट आ रही है असेंबली में, उसको अमेंडमेंट को पास नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। और वहां पे अगर फजलुर रहमान एक स्टैंड ले रहे हैं, उनके पास आपको पता है शहबाज शरीफ भी गया, उनके साथ बिलावल भी गया, दूसरा ये जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो भी गए, मोहसिन नकवी, हर बंदा जाके उनसे बार बार मुलाकात कर रहा है, बार बार मुलाकात कर रहा है। हमारे लोग भी गए, उनसे बातचीत की, लेकिन उनको समझ आ गई कि अगर उन्होंने इस वक्त इनका हुकूमत का साथ दिया तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स तो हमेशा के लिए खत्म। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो थोड़ा बहुत लॉ रह गया है, वैसे तो हम 129 नंबर पे हैं, लेकिन अगर ये वाली अमेंडमेंट हो जाती है तो उसके बाद हम पता नहीं कहाँ जाएंगे और क्या होगा, उसका कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान पहले ही तबाह बर्बाद हो गया है। अब उन्होंने कहा है कि हम अपने मिसाइल की रफ्तार को कम करें, यानी वो इसराइल तक ना पहुंच सके। अभी सिर्फ ये डिमांड है। उसके बाद और क्या होगी? जब पैसे हमारे पास बिल्कुल नहीं होंगे तो वो कहेंगे कि जी आपको हम पैसे देते हैं, हम यूक्रेन की तरह आपकी मदद करेंगे, और जब हम अपना एटॉमिक प्लांट और मिसाइल प्लांट दे देंगे उनको, उसके बाद यूक्रेन की तरह इधर से इंडिया हमारे ऊपर हमला करेगा, जिस तरह रशिया ने उनके ऊपर किया, उधर से इसराइल करेगा, और चल बात खत्म। तो ये सारी चीजों को बचाने के लिए इस अमेंडमेंट को नहीं आना चाहिए। एटमी ताकत है इतनी, पाकिस्तान की ताकत वो भी थी, यूक्रेन की थी, यूक्रेन की थी एटमी ताकत, यूक्रेन से लिया गया वो सब कुछ। यूक्रेन और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। एक अकलौता इस्लामी मुल्क है जिसके पास ये सब कुछ है, तो यही चीज तो उनको खल रही है, यही चीज तो उनको मुश्किल लग रही है, तभी तो वो लेके आए हैं डमी शहबाज शरीफ जैसी। वो जाके जी बूट पॉलिश करते हैं, उनको केक खिलाते हैं, उनको पता नहीं। क्योंकि मैडम मैं ये कहूंगा कि किसी भी लीडर के हवाले से कोई ऐसे अल्फाज एक दूसरे को नहीं कहें, क्योंकि आपको लीडर पर्सनल नहीं होना चाहिए, तो ये बेहतर बात है। नुसरत भाई साहब, आप खुल के बात करती हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ रियली। बीबी साहिबा के आपको पता है वालिद का नाम क्या था? किसके वालिद का? शहीद बेनजीर भुट्टो का। जुल्फकार अली भुट्टो। और बिलावल भुट्टो की वालिदा का? बेनजीर भुट्टो। क्यों? और इनके वालिद का? जरदारी। इमरान खान के दादा का नाम आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। नाना का पता है? पता तो वैसे है, वो डॉक्टर थे माशाल्लाह। इमरान खान के वालिद का नाम का पता है? कुछ समथिंग न्याजी, इंजीनियर थे वो। ये लीडर होता है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, नहीं, ये लीडरशिप जो होती है स्ट्रगल्स के साथ आती है। ये हुक्मरान होते हैं, ये हुक्मरान इमरान खान के वालिद साहब का आपको नाम पता नहीं, इनको सबके फैमिली का पता है। ये स्टूपिड किस्म के क्वेश्चन आपने मुझसे किए, मैं बिल्कुल इस बात का जवाब नहीं देना चाहती हूँ। मैंने जो ऐसे जनरल सवाल आपसे किया, मैं वो हुक्मरान रहे हैं, भुट्टो हुक्मरान रहा है, बेनजीर हुक्मरान रही है, जरदारी हुक्मरान रहा है, दूसरी दफा सदर है वो, उसका नाम क्यों नहीं पता होगा किसी को? लीडरशिप का सबको पता है। वो इंजीनियर थे, वो डॉक्टर्स थे, वो काम करते थे, वो फलाही काम कर रहे होते थे, और उसके बाद उनके बेटे ने जब माँ को देखा इतनी अजियत में मरते हुए, तो उसने सोचा कि मैं किसी और की माँ इतनी तकलीफ में ना मरे, और उसने फिर इस तरह उन कैंसर हॉस्पिटल बनाया। किसी के माई के लाल को कभी फुर्सत हुई ये सोचने की, जो पैसा बाहर भेज के अपने मुल्क में कुछ बना दिए अपने लोगों के लिए?
जुकाम होता है तो चल पड़ते हैं बाहर इलाज कराने। बड़ी मेहरबानी मैडम, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। ना ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, जो हालात हैं आपके सामने हैं, आपको पता है मैशियत, सियासत, एक इस्तेकाम, यानी कि जितने भी एस्टेब्लिशमेंट, पाक, अफवाज, आर्मी चीफ साहब, SIFC, जिस तरह इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये क्रेडिट जाता है हमारी लीडरशिप को, सियासी लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो। जिस तरह कराची में कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात हुई आर्मी चीफ की, 1 साल के बाद जब हुई, तो एक बड़े जबरदस्त इंडिकेटर्स हमें नजर आ रहे हैं मैशियत के हवाले से। करंट अकाउंट डेफिसिट से लेकर इन्फ्लेशन तक जो है ना, एक बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। आप सियासत करें, आप रियासत को टारगेट क्यों कर रहे हैं, मुल्क को क्यों टारगेट कर रहे हैं, इस धरती को क्यों टारगेट कर रहे हैं, और कोई भी सियासी जमात स्टेट के ऊपर हमला नहीं करे। हमारी वफादारी स्टेट के साथ है, रियासत के साथ है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। उनके ऊपर तनकीद होनी चाहिए। उजला साहब, आपको पता है कि तनकीद तो सियासी जमातों के ऊपर होती है, लीडरशिप के लिए होती है। अब आप किसी को मुर्शिद बना दें, किसी को शहजादा बना दें, ये तो कल्ट फॉलोइंग है, ये बड़ी खतरनाक होती है। आप बर्दाश्त नहीं करें, तनकीद नहीं सुने और दूसरों के ऊपर तनकीद कर देंगे, चोर है, डाकू है, बदमाश है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले लोग हैं ना, शहजादों वाला सिस्टम तो हमारे यहाँ है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि PTI और हम में ना एक यही वाज़ेह डिफरेंस है। जैसे आपने कहा ना, तनकीद का जिक्र आपने किया, तो हम तनकीद को बर्दाश्त भी करते हैं और हम तनकीद एक तरीके से करते भी हैं, क्योंकि हमें हमारी सियासी जो तरबियत है ना, उसमें हमें सिखाया गया है तनकीद तो होगी, हमने बर्दाश्त करनी है और हमने करनी भी है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, एक बाउंड्रीज होती है, एक तमीज़, एक तहजीब होती है। हम लोग अपने घरों की भी तरबियत लेके आए और अपनी सियासत की भी तरबियत लेके आए। किसी को हम माँ बहन की गालियाँ नहीं दे देते उठकर। आप PTI की सियासी तरबियत क्या है? उनसे 2 लफ्ज़ तमीज़दार अल्फाज में मैंने अगर उनसे एक तनकीद के 2 बोल बोले तो वो मुझे तनकीद बनाए तनकीद कर देती, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ऐसे बदतमीज़ गेस्ट। ये क्या बात होती है? आप मुझे, आपके पास लॉजिकल बात है, पॉइंट्स है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, आप मुझे दें कि मैं यहाँ गलत हूँ और मैं यहाँ ठीक हूँ, तो ये चीजें उनको बर्दाश्त है ही नहीं। सही। आपको पता है कि कोलिशन की गवर्नमेंट है, ठीक है, आपके पास वफाक में वजारतें तो नहीं है, काबीना का हिस्सा तो नहीं है, सदर ममूद आसिफ अली जरदारी साहब हैं और चेयरमैन सेनेट आपके पास है, 2 सूबों में हुकूमत है, 2 सूबों में आपके पास गवर्नर्स हैं। आपका एक बड़ा शेयर है और आपकी सपोर्ट के साथ ये हुकूमत है, यानी कि नून लीग आपकी सपोर्ट के साथ। लेकिन आपको भी काफी इसके ऊपर जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कभी बजट में कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, कभी कोई कानून साजी, आइन साजी करने आते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं थे। जिस तरह हाल ही में चेयरमैन साहब ने कहा कि हमें अगर पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाता तो हम मौलाना फजल रहमान को मना लेते। जिस तरह हमने 18th अमेंडमेंट को सबको कॉन्फिडेंस में लिया, सब ऑन बोर्ड थे, सेम पेज पे थे, क्या कहेंगे? तो देखिए, ये तो एक लैक है ना, अगर हमें पहले से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता तो ये फिर एक लैक है। लेकिन उसके बावजूद भी जमहूरी तरीके से हमारे लीडर गए उनको मनाने के लिए भी, और आगे भी वो कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑपोजिशन, हमारा मंशूर ये चीज़ है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में मुज़ाकरात भी हों, उनके बीच में डायलॉग भी हों, वो एक अच्छे तरीके से सियासी इस्तेहकाम के साथ पार्लिमानी जमहूरियत चले और पार्लिमानी जमहूरियत फरोग पाए। तो ये चीज़ वाकई एक लैक है। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, नून लीग की से सीनियर क़यादत हैं, एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर, एक बड़ा जबरदस्त फैसला आपको पता है, आइन के आर्टिकल 63A के तहत एक जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, जो फैसला आपको पता है आया था, तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। आइन और कानून के तहत तो ये फैसला था नहीं, क्या कहेंगे एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब? आपने खुद ही सही कह दिया कि ये फैसला इनके आर्टिकल 63A के मुताबिक नहीं था, और जाहिर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो रेफरेंस के अंदर जो जजमेंट था उसमें जो फैसला आया था कि 25 वोट जो पड़े हैं वो काउंट नहीं होंगे। आर्टिकल 63A को पढ़ें अगर पूरी डिटेल से, तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो वोट पड़ेगा वो काउंट नहीं होगा। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो कोई भी आर्टिकल 63A की खिलाफवर्जी करेगा
तो जो इस पार्टी का वो आदमी होगा जो दूसरे किसी आदमी को वोट देगा, तो पार्टी हेड जो है उसके मतलब जो है ना बाकायदा एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास दाखिल करेगा कि इस आदमी ने पार्टी एक्ट की, पॉलिटिकल पार्टी एक्ट की खिलाफवर्जी की है और पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट दिया है, तो फिर उस मेंबर को सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, डी नोटिफाई किया जा सकता है। सही। इसके अलावा ये कहीं नहीं लिखा कि वोट काउंट नहीं होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने जजमेंट के अंदर से कहा कि ये वोट गिना भी नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हाँ, हमारे आइन के अंदर ये लिखा हुआ है एक जुर्म की 2 सजाएं नहीं हो सकती, एक ही सजा होगी। अब जो सूरत बनी है उसके मुताबिक आपने देखा होगा कि इस कार्रवाई की वजह से पंजाब के अंदर एक आईनी बहरान आया, क्योंकि जिस आदमी को 5 या 6 वोट जिसके थे वो पीटीआई की सपोर्ट से वज़ीर आला पंजाब बन गया और बाद में पीटीआई के बानी की डायरेक्शन के बावजूद उसने पंजाब असेंबली को तोड़ दिया, जिसकी वजह से एक आईनी बहरान पैदा हुआ। और आईनी बहरान ऐसा पैदा हुआ कि ज़ाहिर है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो गई तो आपको इलेक्शन कराना था, टाइम पीरियड आइन ने दिया हुआ है, आपको उसके मुताबिक करना था, वो इलेक्शन नहीं हो सका। फिर इस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो डिटेल जजमेंट दिया उसमें ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का निग्लिजेंस है, इसके अलावा उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये जो पिटीशन थी, रिव्यू पिटीशन, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने दाखिल की हुई थी, सही। और लोगों ने भी की हुई थी, लेकिन मेन पिटीशन जो थी सुप्रीम कोर्ट बार की थी। और सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो जो आइन का आर्टिकल 63 कहता है उसके मुताबिक दिया और उस आर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। अब ये बहस जो हम लेके जो बैठ गए हैं जिससे फ्लोर क्लासिंग होगी, तो मैं ये बात सवाल करता हूँ कि ये 63 के बाद कितने दफा फ्लोर क्रॉसिंग हुई, कानूनी तौर पे कार्रवाई भी हुई, उस वक्त तो हमने ये नहीं कहा कि ये गलत है, फ्लोर क्रॉसिंग हो जाएगी, लोग बिक जाएंगे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब आइन के मुताबिक फैसला दिया और आइन के आर्टिकल 63 के मुताबिक दिया, तो फिर ये कहना कि जी जब लोग बिकेंगे, तो जिस पार्टी का आदमी बिकता है वो जो है ना उसकी वो अगर कोई बिकता है तो वो अपने मेंबर के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग क्यों नहीं करता, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करता? कानूनी कार्रवाई करे। जिससे पहले भी पीटीआई के बाद लोगों ने फ्लोर क्रॉसिंग की थी, तो क्या बानी पीटीआई ने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की अप्लाई किया था या नहीं किया था? और बाद के मतलब के पीछे जो वो बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी तो उनको डी नोटिफाई किया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आइन के आर्टिकल 63 के एन मुताबिक है। इससे पहले जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं था। यासीन साहब, ये तो आइन के तहत फैसला हुआ है जिस तरह आप कह रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, अब 26वीं आईनी तरमीम पेश होगी, आपको पता है अब तो कोई 2/3 मेजॉरिटी वाला वो साहब नहीं रहेगा, अब आसानी से हो जाएगी। अगर मौलाना फजल रहमान साहब सपोर्ट नहीं भी करते, अगर वोट नहीं भी करते, तो अब आसानी है। आपको पता है आईनी अदालत पे जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी, आपने भी, सब ने कहा है अब 26वीं तरमीम में कोई रुकावट नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आसानी नहीं है। आइन के मुताबिक आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मुझे नहीं पता कि जो जमातें हुकूमत जो है मसवदा लेके आ रही है उसमें आज की मेरे पास जो इतलात है वो ये हैं कि वही उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को कह दिया कि जो मसवदा आपका है हम उसको कंसीडर करने के लिए तैयार हैं। और अगर मौलाना के म्याद पे उतरते हैं, मौलाना की लीगल टीम बैठी हुई है। मौलाना की एक बात की बात मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बाकायदा अपनी लीगल टीम को बैठाया हुआ है। यही बात मैं पीटीआई वालों को कहता हूँ कि खुदा के लिए आपके पास 80-85 अगर मेंबर हैं और आपके पास एक से एक लीगल एक्सपर्ट है, तो बजाय शोर शराबे के आप अपनी लीगल टीम को बैठाएं ना और मसवदे को लेके जाएं और पार्लियामेंट के सामने ये कहें कि इस मसवदे में ये गलती है,
हमारी तजावीज ये है कि इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए। आप लीगल वर्क करने के लिए तो तैयार नहीं है, शोर शराबा करने से तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। पर अगर मौलाना फजल रहमान की लीगल टीम जो अमेंडमेंट कोई लेके आ जाती है और हुकूमत उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर उनके लिए तो आसान हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि आसान है, यानी मेरे नॉलेज में ये नहीं है कि हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी है, लेकिन अगर पीटीआई जो है उनके के अलावा मौलाना फजल रहमान उनका साथ देते हैं और कोई मेंबर टूटता है तो वो किस जमात का टूटता है वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कबल वक्त है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। हुकूमत के पास अगर 2/3 मेजॉरिटी है तो इनको सोच समझ के ये मामला पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहिए, और अगर तादाद पूरी नहीं है तो नहीं लाना चाहिए। लेकिन अपोजिशन से मैं ये बात जरूर कहूँगा कि पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, कानून साजी इसी का काम है, लिहाजा अपोजिशन की जमातों को बैठ के लीगल वर्क करना चाहिए। तो मैं सब दिन में क्या खराबी, मैं एक बात उसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि पहले जजेस की अपॉइंटमेंट जो है हुकूमत करती थी, 3 अमेंडमेंट के बाद ये इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया। जुडिशल कमीशन के अलावा एक पार्लियामेंट्री कमेटी को भी ये रोल दिया गया था। सही। लेकिन चौधरी अफसराज साहब ने कंपेयर करके 19 अमेंडमेंट लाई और पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद 19 अमेंडमेंट लेके आई और कमीशन के अंदर जो मेंबरान की तादाद थी वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद को बढ़ाया गया। बाद में कमीशन के अंदर जितने फैसले होते थे, अगर हम जजेस की अपॉइंटमेंट करते थे, चूंकि मैं 4 साल कमीशन का मेंबर रहा हूँ, तो जब पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजते थे तो पार्लियामेंट्री कमेटी अगर कोई तजवीज़ देती थी कि इस आदमी को जज ना बनाया जाए तो जुडिशल कमीशन पार्लियामेंट्री कमेटी के फैसले को एक्सेप्ट ही नहीं करता। सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी वो पार्लियामेंट की थी ना, तो उसके फैसले को भी अहमियत दी जाना जरूरी थी। आज जो अमेंडमेंट आ रही है वो ये आ रही है कि जजेस की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट्री कमेटी बैठकर जजेस की अपॉइंटमेंट करे। इसमें क्या बुराई है? तो जो अच्छी चीजें हैं उसको तो अप्रिशिएट करें। यासीन साहब आखिरी सवाल करूंगा यासीन साहब, आपको पता है कि एक आईनी बहरान था, अदालती बहरान है, आपको लग रहा है कि आगे चल के मजीद गहरा होगा? आपको पता है टकराव और बढ़ता जाएगा? आपको लग रहा है कि नहीं डिफ्यूज हो गया? सर मेरे नजदीक डिफ्यूज नहीं हुआ, माजी में भी आईनी बहरान रहा, माशी बहरान में तो हम पहले ही से फंसे हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी अदलिया जो सबसे बड़ा इदारा है सुप्रीम कोर्ट का, उनके 17 जजेस के अंदर इत्तेफाक राय क्यों नहीं आ रहा, वो अपने मामला को बैठकर खुद क्यों नहीं तय कर रहे। और ये बात मैंने पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की ग्रुपिंग को मैं देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। हालांकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे हैं कि कोई ग्रुपिंग नहीं है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, ग्रुपिंग है। और ग्रुपिंग में जिस तरह खतों किताबत अभी हुई है जज साहिबान के दरमियान, और वो खत पढ़ के पार्लियामेंट के कोर्ट के अंदर बताया गया, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे इदारे के लिए नुकसानदेह है, इस इदारे की साख खराब होती है। हमारी अदलिया को बैठकर इन मामला को खुद तय करना चाहिए, पब्लिकली इसको मत दे दें बगत में, उससे अदलिया की साख को बुरा नुकसान पहुँचता है। और ये मामला जो है आईनी इदारों को, हर इदारे को अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए। यानी कि यासीन आजाद साहब, ये 2 तासुर खत्म होंगे, मेरा जज तेरा जज, अपनी पसंद की बेंच बनाना, आपको पता है ये तासुर जो है, आपको पता है ये बड़ा गहरा है। बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया उजाला साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी। जो मुल्की हालात हैं, सियासी मुआशी, मुल्क प्रायोरिटी होना चाहिए, जमहूर आइन, आपको पता है जमहूर को रिलीफ देना चाहिए। आप जरूर सियासत करें, उस वक्त आप सियासत करते हैं जब आपको ज़ाती रिलीफ लेना होता है। अदालतें पहले भी, इससे पहले सियासी रहनुमा अदालतों में जाते थे, और अब जिस तरह समिट होने जा रही है, इससे पहले वज़ीर आज़म आए हुए हैं, और इस टाइम ये एहतजाज करना, पाकिस्तान का इमेज ख़राब करना, बाहर का इन्वेस्टर कैसे आएगा? सियासत में तो मुज़ाकरात होती है, सियासत में टकराव नहीं होता। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।